हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सन क्लाउड सेक्ट का मेंबर यीफी यहाँ ब्रदर जू को जान से मारने वाला था, इसलिए वांगलिंग ने ब्रदर जू को बचा लिया। लेकिन यीफी फर्नेस से वापस अपने सन क्लाउड सेक्ट भागते हुए इस बात की शिकायत अपने मास्टर से लगा देता है, जिनका नाम जाओ वुटाई था। जाओ वुटाई को जब वांगलिंग के बारे में मालूम हुआ तो उसे पहले तो यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन जब वो यीफी की मदद से यहाँ वांगलिंग से मिलने के लिए पहुंचा तो अपनी आंखों से देखकर उसे सब कुछ मालूम हो गया। वो समझ गया था कि वांगलिंग कितना ज्यादा चालाक और होशियार है, जबकि साथ ही साथ ये दोनों बिल्कुल सेम स्टेज पर है। इन दोनों को ही अपना लेवल ब्रेक थ्रू करके गॉड लेवल में पहुंचना था, इसलिए हम देखते हैं कि जाओ वुटाई ने वांगलिंग को चैलेंज कर दिया कि हम दोनों आपस में कंपटीशन करेंगे कि हम दोनों में से पहले कौन गॉड रेल्म में इंटर करता है, जिसके लिए हम देखते हैं कि वांगलिंग भी एग्री हो गया। जाओ वुटाई जानता था कि वांगलिंग उसका अब तक का सबसे ज्यादा पावरफुल राइवल होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यूं ही समय गुजरता रहा। साउथर्न कंट्री में चारों तरफ बर्फ फैलना शुरू हो गई थी। अचानक ही वांगलिंग महसूस करता है कि ये बर्फ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं, और ऊपर आसमान में आने के बाद वांगलिंग को वहां पर एक तरह की फॉर्मेशन भी दिख गई जो कि इस सीवल स्नो को क्रिएट कर रही थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ उसके पूरे 1 महीने के बाद से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि स्नो तो बिल्कुल रुकी नहीं रही थी। ये सब कुछ उस फीनिक्स स्नो फॉलिंग फॉर्मेशन की वजह से हो रहा था। वांगलिंग भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं कि वो उस फॉर्मेशन को ब्रेक कर सके। असल में ये साउथर्न कंट्री पर स्नो वैली कंट्री ने हमला कर दिया है। वो यहाँ पर स्नो बरसा कर इन लोगों को कमजोर करना चाहते हैं, इसीलिए साउथर्न कंट्री के चारों फ्रैक्शन इकट्ठा हो गए। उन्होंने चारों तरफ पैगाम पहुंचा दिए कि इस पूरी कंट्री में जितनी भी इमोर्टल्स है उन सारे के सारे इमोर्टल्स को एम्परर की हुक्म पर इकट्ठा होना होगा, और अगर कोई भी इस हुक्म को नहीं मानता तो उसकी अपनी जिम्मेदारी होगी। दूसरी तरफ वांगलिंग को तो इस वार्निंग से जरा सा भी डर नहीं लगता, और वो वैसे भी किसी और की जंग में खुद के हाथ गंदे नहीं करने वाला, इसलिए वो इस पैगाम को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर देता है। दूसरी तरफ हमने देखा कि सारे के सारे इमोर्टल मिलकर भी उस फिनिक्स स्नो फॉलिंग फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे थे, इसलिए एम्परर ने हुक्म दिया कि जितने भी नॉर्मल इंसान इस कंट्री में मौजूद है वो इस स्नो को खुद उठाकर यहाँ से डिस्पोज करेंगे, ताकि ये लोग ज्यादा देर तक सरवाइव कर सके। इस स्नो को साफ करने के लिए हर एक मोर्टल को चुना गया, और जो भी मोर्टल एम्परर के हुक्म को नहीं मानेगा उसे जान से मार दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर डैनी और उसकी वाइफ को भी मजबूरन इस ऑर्डर के मुताबिक यहाँ से स्नो क्लियर करने के लिए जाना था, लेकिन जाने से पहले वांगलिंग यहाँ डैनी के पास आकर उसे 2 वुड कार्विंग जेड पेडेंट देता है, जिसके बारे में वांगलिंग डैनी को बता रहा था कि इसे अपने पास रखना, ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। डैनी वांगलिंग की बात मानते हुए वो पेडेंट अपने पास रख लेता है। साथ ही साथ वो वांगलिंग से कहता है कि अंकल प्लीज आप भी अपना ख्याल रखिए, घर से मत निकलेगा, और अपने लिए जितनी आग हो सके उतनी आग जलाना। इसके बाद सोल्जर जबरदस्ती वहां से सारे नॉर्मल इंसानों को लेकर अपने साथ चले गए। वांगलिंग को उन लोगों ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो काफी जरा बूढ़ा दिख रहा है, और वांगलिंग उनके किसी काम का नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे जब वांगलिंग अपने रूम में बैठकर वुड कार्विंग कर ही रहा था, तभी अचानक उसे दरवाजे पर नॉक हुआ, जो सुनकर वांगलिंग दरवाजा ओपन करता है, और ये कोई और नहीं बल्कि जाओ वुटाई था, जिसे देखकर वांगलिंग कहता है कि पूरे 10 साल हो गए मेरे दोस्त, तुम तो अभी भी बिल्कुल ठीक ठाक हो। जो सुनकर जाओ वुटाई जवाब देते हुए कहता है कि हाँ 10 साल हो गए, और इन 10 सालों में अभी तक मैं आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को समझ नहीं पाया। कितने अफसोस की बात है। जो कहते हैं साथ ही वो वांगलिंग के पास आकर बैठ गया। साथ ही साथ वो देखता है कि वांगलिंग ने तो मिस्टर ग्रीन के भी स्टैचू को पूरी तरीके से क्रिएट कर लिया, यानी कि वांगलिंग ने मिस्टर ग्रीन के आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को समझ लिया है, जिनका आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन टाइम था, लेकिन वांगलिंग अभी भी उनके आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को अपना नहीं रहा। ये बात जाओ वुटाई को एहसास करा देती है कि वांगलिंग कितना ज्यादा खतरनाक है। वो इस तरह की मामूली आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को तो अपनाना भी नहीं चाहता। जो चीज किसी भी नेंसियन सोल लेवल के वॉरियर के लिए इतनी ज्यादा कीमती हो सकती है, वांगलिंग ने उसे बस ऐसी अलमारी में सलजा कर रख दिया। वांगलिंग भी दूसरी तरफ जाओ वुटाई की बातें सुन रहा था, इसलिए वो जाओ वुटाई से कहता है कि अगर तुम ये रखना चाहो तो ले सकते हो। जो कहते साथ ही वो मिस्टर ग्रीन का वुडन कार्व स्टैचू यहाँ जाओ वुटाई के हवाले कर देता है। जाओ वुटाई को तो ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वांगलिंग ने आखिर उसे इतनी कीमती चीज इतनी आसानी के साथ कैसे दे दी, क्योंकि वो इसका इस्तेमाल करते हुए मिस्टर ग्रीन के आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को आसानी के साथ सीख लेगा, और उसके बाद वो गॉड रेल्म में इंटर कर सकता है। यहाँ मास्टर जाओ वुटाई को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो खुद पर काबू रखते हुए वांगलिंग से कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, शायद मैं लालची हो रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही सारा कीमती मौका होगा, और मैं वैसे ही तुमसे कुछ लेना नहीं चाहता। इसके बदले में मैं तुम्हें ये मैजिकल जेड पेडेंट देना चाहूंगा, जिसके अंदर अपने ओरिजिनल आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को समझने की काबिलियत है, लेकिन ये मेरे किसी काम का नहीं, तुम इसे अपने पास रख सकते हो।
जो सुनकर वांगलिंग भी यहाँ पर जावू टाई का शुक्रिया अदा करते हुए वो मैजिकल जेट पेडेंट अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ वांगलिंग अपने मन में सोच रहा था कि बेशक हम लोग किसी और के आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन का इस्तेमाल करते हुए सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल में ब्रेक थ्रू तो कर पाएंगे, लेकिन इसकी वजह से हम लोगों की आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। अगर हम लोगों ने किसी तरीके से खुद के आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को खुद ब खुद ही क्रिएट कर लिया, उसके बाद हम लोगों की पावर का कोई भी जवाब नहीं हो सकता और मैं किसी तरह की भी शॉर्टकट को नहीं लेना चाहता। यहाँ यही वजह है कि वांगलिंग ने अभी तक मिस्टर ग्रीन के आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को खुद के लिए अपनाया नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जावू टाई यहाँ पर खिड़की खोलकर बाहर की तरफ देखते हुए वांगलिंग को बताता है कि वांगलिंग क्या तुम इस स्नो की हकीकत जानते हो? जिस पर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि मुझे ज्यादा तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि स्नो के अंदर किलिंग इंटेंट मौजूद है और ये स्नो हेवन की तरफ से नेचुरल बिल्कुल भी नहीं, इससे बनाया जा रहा है। जिस पर जावू टाई जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, इस स्नो को बनाने का काम स्नो इमोर्टल्स ने किया होगा जो कि स्नो लैंड के कल्टीवेटर्स है। स्नो लैंड की यही तो खासियत है कि जब भी उन्हें दूसरी कंट्री पर हमला करना होता है सबसे पहले वो उस कंट्री को चारों तरफ बर्फ से ढक देते हैं ताकि वो लोग कमजोर हो जाए। उसके बाद वो आसानी के साथ उस कंट्री पर हमला करके उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये सब कुछ तो तुम्हें भी मालूम हो चुका होगा, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम होगा कि आखिर स्नो कंट्री हम पर हमला क्यों कर रही है। वो सब मैं तुम्हें बता दूंगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पर तुम्हें इन्वाइट करने के लिए आया हूँ, तुम भी हम लोगों का साथ दो, वरना तुम्हारे बगैर हम लोग थोड़े से कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग ने तो साफ साफ जावू टाई को मना कर दिया, क्योंकि वो किसी के लिए भी अपने हाथ गंदे नहीं करेगा, वो सिर्फ खुद के लिए फाइट करता है। इवन कि जावू टाई ने यहाँ वांगलिंग को कई सारे लालच भी देने की कोशिश करे कि तुम्हें बहुत सारे मैजिकल आर्टिफैक्ट, पावरफुल स्पेल एंड टेक्निक्स मिल सकती है, जिसके लिए भी वांगलिंग नहीं माना। जो सुनकर जावू टाई मजबूर होकर वांगलिंग को कहता है कि चलो ठीक है, लगता है कि मुझे तुम्हें सारी सच्चाई बतानी होगी। जो कहती है जावू टाई ने यहाँ पर वांगलिंग से कुछ तो कहा, लेकिन इसके बारे में फिलहाल हम लोगों को नहीं बताया जाता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जावू टाई वांगलिंग को अलविदा करके वहां से बाहर जा रहा था। तभी वहां पर 4 फ्रैक्शन के 3 पावरफुल नेंशियन सोल लेवल के पीक वॉरियर पहुंच जाते हैं, जो कि जावू टाई से कहते हैं चूंकि उस इमोर्टल ने हम लोगों को ज्वाइन करने से मना कर दिया, इसलिए फ्रैक्शंस के ऑर्डर्स के मुताबिक हम उसे जान से मार डालेंगे। जो सुनकर जावू टाई उन तीनों को जवाब देते हुए कहता है कि क्या तुम्हें मालूम भी है कि उसके पास जावू टाई जैसे आदमी का आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन है, लेकिन वो उसे हासिल नहीं करना चाहता क्योंकि ये उसके लिए कमजोर है। तो तुम लोग ही सोचो, क्या तुम तीनों उसका मुकाबला कर पाओगे? क्योंकि मैं तो तुम लोगों के साथ नहीं आने वाला। जो सुनकर वो तीनों जवाब देते हुए कहते हैं कि हम लोग नेंशियन सोल के पीक लेवल पर है, हम तीनों को वो अकेला तो कभी नहीं हरा पाएगा, तुम फिक्र मत करो। जो कहती है वो तीनों कल्टीवेटर तेजी के साथ मूव करते हुए यहाँ वांगलिंग के घर के ऊपर आ गए। वांगलिंग को भी महसूस हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन तीनों कल्टीवेटर ने मिलकर वहां पर एक जायंट बोन सोर्ड फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर दी थी ताकि ये लोग उस जायंट सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग को मार सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग अपनी वाइन की बोतल को रखते हुए कहता है कि पूरे 30 साल गुजर गए, मैंने अभी तक किसी की जान नहीं ली थी, लेकिन लगता है कि अब वक्त आ चुका। जो कहते साथ ही वांगलिंग अपनी कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले उस जायंट सोर्ड फॉर्मेशन को ब्रेक कर चुका। ये देखकर उन तीनों नेंशियन सोल लेवल वॉरियर को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। तभी अचानक यहाँ वांगलिंग भी अपने ओरिजिनल रूप में इन लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर ये तीनों तो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि वांगलिंग अपना किलिंग इंटेंट प्रेशर इन लोगों पर लगा रहा था और ये प्रेशर इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो तीनों तो अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे। ये तीनों हैरान होते हुए कह रहे थे कि आखिर तुम हो कौन। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग ने उन्हीं की सोर्ड फॉर्मेशन के टुकड़ों को पोसेस कर लिया था और वो जवाब देते हुए कहता है कि मैं वो इंसान हूँ जिससे तुम लोगों को पंगा नहीं लेना चाहिए था। ये कहते साथ ही वांगलिंग फुल एटीट्यूड के साथ यहाँ पर उन्हीं सोर्ड के टुकड़ों का इस्तेमाल करते हुए उन कल्टीवेटर्स पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद 2 नेंशियन सोल लेवल तो फौरन ही जान से मारे गए, जबकि एक नेंशियन सोल लेवल का वॉरियर बहुत ही मुश्किल के साथ खुद को उस अटैक से बचाकर फौरन वहाँ से निकल जाता है। वांगलिंग ने यहाँ पर पीछे मौजूद उन 2 नेंशियन सोल लेवल के वॉरियर्स की सोल को तो डिस्ट्रॉय कर दिया था, साथ ही साथ वो इस तीसरे को भी यहाँ से जिंदा भागने नहीं दे सकता। लेकिन जब उसने देखा तो वो तीसरा वॉरियर तेजी के साथ जावू टाई की तरफ ही बढ़ रहा है और वो जावू टाई से कहता है कि प्लीज ब्रदर मेरी मदद करो, लेकिन उल्टा जावू टाई यहाँ पर उसी कल्टीवेटर की जान लेते हुए कहता है कि तुम लोगों को वांगलिंग को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं और मैं तो तुम लोगों जैसा बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग वापस से अपने बूढ़े वाले रूप में आ जाता है। जावू टाई भी वांगलिंग के पास आकर कहता है कि वांगलिंग तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, इन 3 लोगों को किसने मारा इसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं हो पाएगा, बल्कि मैं दुश्मनों पर इसका इल्जाम लगा दूंगा, इसलिए तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी तरफ वांगलिंग तो उससे कोई भी जवाब नहीं देता। वांगलिंग के जाने के बाद जावू टाई अपने मन में कह रहा था कि वांगलिंग को कोई भी अपना दुश्मन बनाना नहीं चाहेगा, बल्कि ये वो इंसान है जिसे दोस्त बनाना ही बेहतर है। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहां वांगलिंग आग जलाकर बैठा हुआ था। तभी अचानक वहां पर बुढ़ाऊ शेनमू भी आ जाता है, जो कि ठंड से कांप रहा था। वांगलिंग उसे पीने के लिए वाइन देता है। दूसरी तरफ
शेंगमू वांगलिंग को देखकर कहता है कि चारों तरफ जंग चल रही है, लेकिन देखो तो सही, तुम इस मौके का भी फायदा उठाकर खुद की कल्टीवेशन पर ध्यान दे रहे हो। वैसे ये तुम्हारे लिए ठीक भी है क्योंकि तुम इस जंग में कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ वांगलिंग बुढ़ाऊ शेंगमू से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि आखिर ये जंग शुरू क्यों हुई, इसकी रियल वजह क्या है। जिस पर बुढ़ाऊ शेंगमू जवाब देते हुए कहता है कि ये सब कुछ यूडिंग फर्नेस की वजह से शुरू हुआ, क्योंकि हमारे कंट्री के किसी इंसान ने स्नोलैंड के एक इमोर्टल से वो कैलिड्रोन छीन लिया जिसको स्नोलैंड वापस हासिल करना चाहती है। जो सुनकर तो वांगलिंग को याद आ गया था कि ये वही रेन कैलिड्रोन है जिसकी वजह से ज़ावू टाई और क्राउन प्रिंस की भी लड़ाई हुई थी। लेकिन आखिर इस फर्नेस में इतना भी क्या खास है। जिस पर बुढ़ाऊ शेंगमू जवाब देते हुए कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि जिस भी सोल फॉर्मेशन लेवल के वॉरियर के पास ये कैलिड्रोन होगा वो इसका इस्तेमाल करते हुए एंशिएंट वर्ल्ड में जा सकता है, जहां एंशिएंट वर्ल्ड के 4 मेजर सेक्ट विंड, रेन, थंडर, लाइटिंग कोई ना कोई उसे एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन साथ ही साथ बुढ़ाऊ शेंगमू यहाँ पर वांगलिंग को ये भी बता देता है कि ये सबके सब बेवकूफ है, क्योंकि एंशिएंट वर्ल्ड में मौजूद एंशिएंट गॉड सारे के सारे मारे जा चुके हैं, वहाँ पर कोई भी अब जिंदा नहीं। जो सुनकर तो वांगलिंग सरप्राइज होते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा, क्या सच में वहाँ पर कोई नहीं। जिस पर शेंगमू जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, एक जंग की वजह से सारे के सारे एंशिएंट गॉड्स मारे गए, वरना तुम खुद ही सोचो कि मैं इतना सारा पावरफुल गॉड होने के बावजूद भी आखिर इस दुनिया पर क्यों मौजूद हूँ, मैं यहाँ से चला क्यों नहीं जाता। जिस पर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है फिर आखिर ये सब लोग उस रेन कैलिड्रोन के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, क्योंकि अब तो एंशिएंट वर्ल्ड भी नहीं बचा। जो सुनकर बुढ़ाऊ शेंगमू जवाब देते हुए कहता है कि बेशक वो 4 मेजर सेक्ट डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन अभी भी उनके कई सारे मैजिकल आर्टिफैक्ट और कई सारी कीमती चीजें वहाँ पर मौजूद होगी। ये लोग उस एंशिएंट वर्ल्ड में सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं ताकि ये लोग वो सारे के सारे ट्रेजर अपने लिए हासिल कर सके। इवन वांगलिंग, मैंने सुना है कि वहाँ पर कुछ ऐसे स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट्स है जिसका इस्तेमाल करते हुए कोई भी सोल फॉर्मेशन लेवल का वॉरियर अपनी कल्टीवेशन की गॉड लेवल पीक पर पहुंच जाएगा। जो सुनकर तो वांगलिंग भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था और वो यहाँ पर मास्टर शेंगमू का इस नॉलेज के लिए शुक्रिया अदा करता है। जो सुनकर बुढ़ाऊ शेंगमू वांगलिंग से कहता है कि चलो ये सब बातें तो बाद में होती रहेगी, तुम जानती हो ना कि मैं यहाँ पर अपने स्टैचू को लेने के लिए आया हूँ। यकीनन तुमने मेरा हैंडसम वाला स्टैचू बना लिया होगा, मैं उसे देखने के लिए बहुत ही बेताब हूँ। जो सुनकर वांगलिंग भी बुढ़ाऊ शेंगमू को जवाब देते हुए कहता है कि मैंने आपका वुड कार्विंग स्टैचू बनाने की बहुत ही कोशिश की और बहुत ही मुश्किलों के बाद मैं सिर्फ आपका एक ही स्टैचू बना पाया। जो लेकर वांगलिंग यहाँ बुढ़ाऊ शेंगमू के हवाले कर देता है। बुढ़ाऊ शेंगमू भी अपने वुड कार्विंग स्टैचू को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। वो वांगलिंग से कहता है कि ये मेरे जितना तो हैंडसम नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, इसलिए मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। जो सुनकर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि ये तो अच्छा हुआ कि आपको पसंद आया। दूसरी तरफ शेंगमू वांगलिंग को जवाब देते हुए कहता है कि अभी भी तुमने मेरे लिए 99 वुड कार्विंग स्टैचू बनाने हैं, इसलिए गॉड बनने के बाद अपना प्रॉमिस भूल मत जाना, क्योंकि तुम्हें याद है ना कि मैं चाहे बूढ़ा भी हूँ लेकिन मैं तुम्हें कहीं भी ढूंढ कर निकाल सकता हूँ। जो सुनकर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि आप फिक्र ना करें, मैं अपने वादे कभी नहीं भूलता। जो सारी बातें सुनकर अब बुढ़ाऊ शेंगमू वहाँ से जाने वाला था, लेकिन वो जाने से पहले वांगलिंग से कहता है कि साउथर्न कंट्री और स्नोलैंड यूडिंग कैलिड्रोन के लिए फाइट कर रही है और ये जंग बहुत ही ज्यादा भयानक मंजर लेगी। उम्मीद करता हूँ कि तुम खुद का ख्याल रखोगे। और ये कहने के बाद बुढ़ाऊ शेंगमू वहाँ से चला जाता है। यहाँ बुढ़ाऊ शेंगमू के जाने के बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग भी अपने घर से निकलकर बाहर आ जाता है, जहाँ वो चारों तरफ देखते हुए कहता है कि कितने हजार लोग पिछले कुछ दिनों में मारे गए। ये मौत एक ऐसी चीज है जो कि कभी भी किसी का पीछा नहीं छोड़ती। ये शैडो की तरह हर किसी के साथ चलती है, जो कि किसी भी लम्हे किसी को भी जान से मार डालेगी। मुझे अभी भी वो पहला इंसान याद है जिससे मैंने जान से मार डाला था। यहाँ वांगलिंग अपने मास्टर की बात कर रहा था, क्योंकि उन्होंने वांगलिंग को पॉइजन देने की कोशिश की थी। इसके बाद वांगलिंग का सामना टेंगली से हुआ, जहाँ टेंगली ने वांगलिंग के दोस्त की जान ले ली थी। साथ ही साथ वो वांगलिंग को भी जान से मारना चाहता था, इसलिए वांगलिंग ने मजबूरन टेंगली को भी जान से मार दिया और इसी वजह से उसकी टैंग फैमिली के साथ 400 साल तक जंग चली। इन 400 साल में वांगलिंग ने खुद को ताकतवर करने के लिए सब लोगों की जान ली। उसके रास्ते में जो भी दुश्मन आया वांगलिंग ने किसी पर भी रहम नहीं किया। लोगों की लाशों पर चढ़ते हुए वांगलिंग इतनी ताकत हासिल कर चुका कि वो अपना बदला ले पाया। यहाँ ये सारी बातें याद करके वांगलिंग खुद से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर मौत है क्या? मेरे ख्याल में मौत ही है जो कि जिंदगी को मतलब देती है, क्योंकि अगर मौत ना हो तो शायद जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहेगा। यहाँ ये सारी बातें सुनकर दोस्तों मुझे लगता है कि वांगलिंग डेथ के आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को अपने लिए अपनाने वाला है, क्योंकि वांगलिंग के पास डेथ स्पेल जैसा खतरनाक वेपन है और उसके पास डेथ की पावर हमेशा से ही रही थी। साथ ही साथ वांगलिंग के दिल में अब थोड़ी बहुत प्यार के लिए भी जगह थी, क्योंकि डैनियल और उसकी फैमिली के साथ गुजारा हुआ वक्त भी उसके लिए काफी ज्यादा कीमती था। और आखिरकार वांगलिंग जैसा है वो खुद को वैसा ही एक्सेप्ट करता है, इसलिए हम देखते हैं कि वांगलिंग वापस से अपने ओरिजिनल रूप में आ गया, जहाँ उसके बाल सफेद हो चुके थे। उसके आंखों से बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑरा रिलीज हो रहा था। यहाँ ये सब कहते साथ ही वांगलिंग तेजी के साथ वहाँ से उड़कर चला जाता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ डैनी पर आ गया, जो कि एक बंकर में ठंड से कांपते हुए कुछ लोगों के साथ रात गुजारने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ उसे अपनी बीवी और बेटे की फिक्र हो रही थी,
क्योंकि काम की वजह से वो लोग एक दूसरे से अलग हो चुके। डैनी तो जानता अभी नहीं कि उसकी वाइफ जिंदा भी होगी या नहीं, क्योंकि इस वक्त ये ठंड बहुत ही सारा हद से बढ़ चुकी थी। इवन की डैनी को तो अपने अंकल वॉन्गलिंग की भी परवाह हो रही थी, क्योंकि वो बहुत ही सारा बूढ़े हैं। पता नहीं वो इतनी सारा सर्दी को बर्दाश्त भी कर पाएंगे या नहीं, यही बात डैनी को सता रही थी। जो सब याद करते हुए डैनी यहाँ पर अंकल वॉन्गलिंग के दिए हुए पेडेंट की तरफ ही देख रहा था। दूसरी तरफ डैनी के पास मौजूद लड़के की हालत तो बहुत ही सारा खराब थी। वो यहाँ पर डैनी को बताता है कि हमारी जो पास वाली कंट्री है वहाँ पर बिल्कुल भी सर्दी नहीं। मैंने तो सुना है कि पास वाली कंट्री में इस वक्त स्प्रिंग का मौसम चल रहा है, काश कि हम लोग अपनी कंट्री को छोड़कर वहाँ पर जा सकते। जो सब कहते हैं वो लड़का ठंड से कांपते हुए सोने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग के पेरेंट की वजह से यहाँ पर डैनी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन डैनी खुद भी इस बात को नहीं जानता। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डैनी के पास मौजूद वो लड़का ठंड से कांप कर मर चुका था, जो देखकर डैनी और वहाँ पर मौजूद बाकी के लोगों को काफी ज्यादा बुरा महसूस होता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर सिपाही आ चुके थे, जो कि इन लोगों से कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम में से कोई मर भी गया, अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो अभी के अभी यहाँ से चलो। तुम लोगों को महल में से बर्फ साफ करनी होगी। जब तक तुम लोगों की जान में जान है तुम लोगों को ये सब काम करते रहना होगा। तुम लोगों के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जहाँ पर डैनी को एहसास हो चुका था कि ये सर्दी कभी नहीं रुकने वाली। वो भागता हुआ अपने बेटे और वाइफ और अंकल वॉन्गलिंग की तरफ ही जा रहा था, जहाँ वो इन तीनों का नाम लेते हुए कहता है कि प्लीज मेरे लिए इंतजार करना, मरना मत, फिक्र मत करो, मैं तुम तीनों को लेकर यहाँ से इस कंट्री से बाहर ले जाऊंगा। लेकिन जब वो अपने सामने मौजूद ठंड से बर्फ बनी हुई लाशों को देखता है तो वो पूरी तरीके से पागल होने लगा था। उसे एहसास हो गया था कि अब तक उसका कोई भी प्यारा जिंदा नहीं बचा होगा। यहाँ इस कंट्री में शायद बर्फ की वजह से कोई भी मॉर्टल जिंदा नहीं बचा, सब लोगों की मौत हो चुकी है। ये बात डैनी को अंदर से तोड़ चुकी थी। वो रोते हुए अपनी जगह पर बैठ करता है कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है, हम लोग यहाँ से नहीं निकल सकते। ये सब कहते हुए डैनी रोते हुए अंकल वॉन्गलिंग, अपने बेटे, अपनी बीवी का नाम चिल्ला रहा था। तभी अचानक हम लोगों को वहाँ पर एक इमोर्टल का ऑरा महसूस होता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वॉन्गलिंग था, जो कि धीरे धीरे से डैनी के पास आ गया। वो यहाँ डैनी के सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि डैनी शांत हो जाओ, अब तुम्हारा अंकल वॉन्गलिंग यहाँ पर आ चुका है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनकर डैनी को लगता है कि शायद उसके कान बज रहे हैं। ये आवाज तो बेशक अंकल वॉन्गलिंग की थी, लेकिन उसके सामने मौजूद ये इंसान वॉन्गलिंग तो नहीं लग रहा। वो वॉन्गलिंग को देखकर सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। वॉन्गलिंग तो अभी भी डैनी में उसका बचपन देख पा रहा था और वो डैनी से कहता है कि फिक्र मत करो, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली के साथ बाहर लेकर जा सकूं। जो कहती वॉन्गलिंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए डैनी को बेहोश कर देता है। दूसरी दफा जब डैनी की आंखें खुली तो वो साउथर्न कंट्री से बाहर मौजूद था, जहाँ पर कोई भी बर्फ नहीं। वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर मैं ये कहाँ पर हूँ, जबकि साथ ही साथ उसने देखा कि वहाँ पर उसकी बीवी और बच्चा भी मौजूद है। इससे पहले कि वो आगे कुछ भी समझ पाता, तभी अचानक डैनी का बेटा जवाब देते हुए कहता है कि देखो फादर, हम लोग साउथर्न कंट्री से बाहर आ चुके हैं, लेकिन आखिर ये हुआ कैसे। डैनी की वाइफ कहती है कि मुझे आखिरी बार याद है कि मैं बंकर में सोई हुई थी, लेकिन दूसरी दफा जब मेरी आंख खुली तो मैं यहाँ पर पहुँच गई। ये सब बहुत ही अजीब है। डैनी को भी लग रहा था कि शायद ये सब ख्वाब होगा, लेकिन जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है वहाँ पर उसे कई सारा गोल्ड भी दिखाई दिया, जो कि अंकल वॉन्गलिंग का ही था। इसलिए वो समझ गया कि हम लोगों को अंकल वॉन्गलिंग ने बचाया है। इसलिए डैनी अपनी बीवी और बच्चे के साथ मिलकर यहाँ वॉन्गलिंग को रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहता है कि अंकल वॉन्गलिंग प्लीज अपना ख्याल रखना। ये कहने के बाद डैनी अपने बेटे और बीवी के साथ नेबर कंट्री की तरफ रवाना हो गया। वॉन्गलिंग भी दूर से ये सब होता हुआ देख रहा था। उसके बाद वो खुद से कहता है कि अब वक्त आ गया गॉड लेवल में ट्रांसफॉर्म होने का, क्योंकि अभी वॉन्गलिंग को अपने डेथ के आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की समझ आ चुकी है। और वैसे भी ये अपॉर्चुनिटी वॉन्गलिंग के लिए काफी ज्यादा बेहतर होगी। एक बार वो गोल्ड रेल में ब्रेक थ्रू कर ले, उसके बाद वो उस यूडिंग कैलेड्रोन को भी हासिल कर लेगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो एंशिएंट वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर सकेगा। क्योंकि वॉन्गलिंग भी यही सोच रहा था कि यही मौका सबसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि साउथर्न कंट्री और स्नोलैंड दोनों एक दूसरे से जंग में मसरूफ होंगे। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं हो पाएगा कि वॉन्गलिंग सोच क्या रहा है। और आखिरकार हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग वापस से अपने पुराने रूप में आ गया, जिसके साथ ही हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।